हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यही पे अमन एग्जाम पॉइंट में। हमारे 10 के दम सीरीज में स्पेशल 25 से हम लोगों ने इस पर चेंज किया है इसको, क्योंकि स्पेशल 25 में मैंने महसूस किया कि 25 क्वेश्चन के लिए आप एक लेंथी वीडियो हो जाती है जो कि हर कोई नहीं देखता है। 10 क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस और टॉप सोल्यूशन के साथ सब कोई देख लेता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको स्विच किया है 10 क्वेश्चंस वाली स्पेशल सीरीज पे, ठीक है। तो ये हम लोगों की दूसरी क्लास है। पहली क्लास जिसने नहीं देखी है वो ज़रूर देख ले। और चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। पहला प्रश्न आपको दे रखा कि एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया। वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक, ठीक है। बोला यदि रेसिंग ट्रैक की बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर आपको दे रखा 33। एक दिमाग लगाने वाली बात तुम्हारे लिए यहाँ पे ये है कि अगर हम कोई ट्रैक बनाते हैं, आपको पता है ट्रैक कुछ इस तरीके का मेरे भाई बनता है। रनिंग ट्रैक जो सर्कुलर होता है, वृत्ताकार, इस तरीके की ये रोड होती है, ठीक है ना मेरे भाई। और इसका कोई यहाँ पे एक सेंटर हो जाएगा। हमने कहा इस सेंटर से जो बाहर वाली की बात करें, अगर बाहर वाली रेडियस के लिए, तो ये कैपिटल आर मान लेते हैं और अंदर वाली रेडियस को स्मॉल आर मान लेते हैं। यहाँ तक कि कोई दिक्कत मेरे भाई किसी भी दोस्त को नहीं होगी। आगे आपसे पूछ रहा है कि अगर इनकी परिधि का आंतरिक अंतर 33 है तो पूछ रहा ट्रैक की चौड़ाई कितनी होगी। मैंने कहा ट्रैक की चौड़ाई कितनी होगी। आप बोलोगे ये इतना पार्ट है भैया चौड़ाई, ये ट्रैक की चौड़ाई हो जाएगी, ये यही तो हो जाएगी। तो भैया ये कितनी दूरी है एक्चुअल में। आप बोलोगे जो कैपिटल आर है अगर उसमें से स्मॉल आर को घटा दिया जाए तो ट्रैक की चौड़ाई निकल आएगी। पूरी आर यहाँ से यहाँ तक है, अगर इतनी मेरी आर में से मेरे भाई अगर इस आर को माइनस करेंगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी, ये वाली, ठीक है ना। आप बोलोगे भैया बिल्कुल सरल बात, यहाँ तक समझ में आ गया। हमने कहा उसने बोला है कि बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि के बीच का अंतर 33 है। बाह्य परिधि कितनी हो जाएगी, बोलोगे 2 पाई कैपिटल आर, और आंतरिक परिधि कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस स्मॉल आर है तो ये हो जाएगी 2 पाई स्मॉल आर, और इनके बीच का अंतर 33 है। इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लें। बोलोगे भैया यहाँ से अगर हम 2 पाई को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 33। हाँ या ना, बोलोगे बिल्कुल सही बात। तो हमने कहा भैया जरा बताओ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आप बोलोगे 33/2 पाई। हाँ या ना, बोलोगे भैया 33 को 33 लिख देंगे, बटे में 2 को 2 लिख देंगे, पाई की जगह 22/7। 7 नीचे होगा ऊपर चला जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। मैंने कहा 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 तेईं 33 मेरे भाई। ऊपर हो जाएगा 3 सत्ते 21, नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर मेरा कितना आ जाएगा, बोलोगे 21/4। 21/4 का मतलब होता है 4 पंचे 20, 21/4 यानी 5 सही 1/4। ऑप्शन नंबर हमारा डी एकदम सही है। कोई समस्या किसी को भी है तो जल्दी से बता दो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। पूरा समझ में आ गया होगा कैसे किया, ठीक है। मैं इसे शॉर्ट में कर सकता था, आपको समझाना भी होता है। पहली वाली क्लास में काफ़ी लोगों का ये कहना है कि भैया कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो रहा है, थोड़ा सा बता दो उसके बारे में। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा, जो नहीं भी लिखूंगा शॉर्ट में ही, पर समझा पूरा दूंगा बता के कि क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने वाली ज़रूरत मेरे भाई आपको नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है भाई। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 को देखना जरा। आपसे बोल रहा है कि एक फैमिली है कोई जो स्पेंड करती है 4600 रुपये, 5600 रुपये, 4800 रुपये, 3800 रुपये और 6000 रुपये ग्रॉसरीज पे, ठीक है ना। 5 महीने के तो उसने हमको डाटा दे रखा, 1 2 3 4 और 5, ये 5 महीने का डाटा है। फर्स्ट के 5 महीने वो इस हिसाब से खर्च करती है। बोला कि हाउ मच शुड द फैमिली स्पेंड इन 6th मंथ, तो उसे छठे महीने में कितना खर्च करना चाहिए, ताकि वो जब 6 के 6 महीने का अपना एवरेज निकालता है, एवरेज तो उसका 4500 रुपये आता है, ठीक है। बड़ा सरल है, 4500 रुपये 6 महीने का एवरेज आया। और हमने पढ़ा है कि जब हम लोग वेटेज एवरेज करते हैं डेविएशन के द्वारा, तो हम लोग देखते हैं कि डेविएशन में जो उसका डेविएशन का चेंज आना चाहिए वो 0 हो जाना चाहिए। अभी मैं समझाता हूँ कैसे। मैंने कहा 6 महीने में हमने माना कि 4500 रुपये जो एवरेज हमें दे रखा है, इससे कितना कम ज़्यादा है सबको देख लो। 4500 रुपये से जो पहले महीने का खर्च था 4600, वो कितना ज़्यादा है। आप बोलोगे पहले महीने मैंने 100 रुपये ज़्यादा खर्च किए होंगे, ये फर्स्ट मंथ की बात थी, ठीक है। बोलोगे ठीक है भैया। मैंने कहा सेकंड मंथ में 5600 रुपये मैंने खर्चा किया, तो आप बोलोगे 56 यानी 55 से 45 से 56 यानी 1100 रुपये आपने ज़्यादा खर्चा किए होंगे। मैंने कहा फिर 4500 रुपये वाली चीज़ से अगर 4800 रुपये खर्चा करते हो यानी 300 रुपये ज़्यादा करते हो एवरेज से। ध्यान से सुनना मैं जो कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं हो रहा है। आप बोलोगे भैया फिर हम इस 4500 से 3800 पे अगर आ गए, तो आप बोलोगे यहाँ पे मैंने 700 रुपये कम खर्चा किए होंगे,
इसको हम बेस वैल्यू मान लेते हैं ना एवरेज को। ये 700 कम खर्चा किए तो माइनस है देखो। फिर बोलोगे भैया 4500 वाली जगह हमने 5वें महीने में 6000 खर्चा किए, तो ये 6000 मतलब 1500 रुपये ज़्यादा खर्चा कर दिए। 4500 पे अगर हम 6000 खर्चा कर रहे हैं तो 1500 रुपये ज़्यादा कर रहे हैं। फिर मैंने कहा छठे महीने में हमने कितना किया होगा, तो मैंने कहा भैया छठे महीने में हमने 4500 रुपये पे या तो कम किया होगा या तो ज़्यादा किया होगा ना। जैसे हमने इतने में कम ज़्यादा किया तो इसमें भी हमने कम ज़्यादा किया होगा। ये सिंपल सी बात थी। मैंने कहा जरा ध्यान से देखो, आप बोलोगे ये मेरे भाई कितना हो गया, आप बोलोगे 100 हो गया, ये हो गया 1100, 100 1200, 1200 और 300 1500, 1500 और 1500, 3000 रुपये तो मेरे प्लस के हमने ज़्यादा खर्चा किए और 700 रुपये माइनस के हैं। तो यहाँ से मेरे भाई प्लस का 2200 आएगा। जल्दी से बोलो आया कि नहीं आया। और मैंने कहा वेटेज एवरेज हमसे कहता है कि जितना प्लस आया है, जो भी मेरा प्लस का आया है उतना ही माइनस करके उसे जीरो कर दो। तो मैंने कहा अगर यहाँ पे मेरा प्लस 2200 आ रहा है तो ये 45 वाला मेरे भाई ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऑलरेडी है, हमें चाहिए कम वाला। तो 4500 से 2200 हमें कम कर देने हैं। 4500 से 2200 हमको यहाँ पे कम कर देने हैं मेरे भाई 2200। तो आप बोलोगे यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 2300 रुपये। यानी 2300 रुपये हमने छठे महीने में खर्च करे होंगे। सॉरी कुछ गलती हो गई क्या, मैंने कुछ गलत कर दिया है। ओके 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 बेटा, मैंने देखो यहाँ पे क्या गलत कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या गलत कर दिया, ध्यान से सुनना। कुछ ज़्यादा बड़ी गलती नहीं हुई है, ध्यान से सुनोगे समझ जाओगे। भैया ये 700 था ना, 3000 से 700 जाएंगे तो 2300 बचेंगे, 2300 रुपये। यहाँ पे 2300 प्लस का आ रहा है तो यहाँ पे माइनस 2300 कर देंगे और इक्वल हो जाएगा डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है कि अगर कहीं पे प्लस ए आ रहा है, हमने माइनस ए कर दिया तो ये जीरो हो गया, यानी नेट चेंज जो है वो जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर प्लस 2300 आ रहा है तो इससे 4500 से माइनस 2300 कर दिया, माइनस 2300 जैसे किया तो आंसर आ गया मेरे भाई 2200 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है मेरा 2200। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी थी, एक माइनर सी गलती थी। ठीक है मेरे भाई, पर परेशान मत हो, लास्ट डाटा आपको सही ही पहुँचेगा। ठीक है, तो 2200 रुपये मेरे भाई क्या आ गया, छठे महीने का खर्च आ गया कि छठवें महीने में हमने 2200 रुपये खर्च किए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ जाओ। आपसे बोला जा रहा है कि वह छोटी से छोटी घन पूर्णांक ज्ञात करना है जो कि हमारा 72, 108 और 300 से पूर्णतः विभाज्य होता है। पहली बात तो हमको क्या चाहिए, घन पूर्णांक, घन संख्या, यानी आंसर जो भी आएगा वो एक घन संख्या आएगा। मैंने कहा भाई ध्यान से सुनो, क्या ये घन संख्या लिखा है, 216 तो 6 का होता है लेकिन 2 जीरो लगे हैं भैया, अगर 3 जीरो होते तो 60 का हो जाता, ये तो नहीं हो सकता। मैंने कहा 5400, ये तो किसी का घन नहीं होता। मैंने कहा भैया 3375 15 का होता है घन, 15 का, और मेरे भाई ये होता है 30 का घन। ठीक है ना, तो हमने कहा ये दोनों तो आंसर हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों सही बातें हैं, लेकिन ये दो नहीं हो सकते, ये हमने काट दिया। फिर मैंने कहा मेरे दिमाग में भैया एक चीज़ ये आती है कि 72 के अंदर से मेरे भाई हमें मिलेगा 8 9 72 8, और मेरे भाई 300 के अंदर से हमें, क्योंकि जीरो आ रहा है इसलिए 5 तो इसमें कन्फर्म होगा, और जब भी 8 और 5 आपस में इंटू होंगे तो वहाँ पे जीरो तो पक्का बनेगा। मतलब भैया ये भी नहीं हो सकता, आंसर जो है वो सिर्फ एक हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। ये तो था सोचने का एक स्मार्ट तरीका जिसे हम जल्दी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका मेरे भाई क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना, बड़े आराम से समझ में आएंगे आपको बातें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 72 के हम लोग अगर फैक्टर करते हैं, हमें एलसीएम फाइंड करना होगा, तो 72 के मेरे भाई आ जाएंगे 8 9 72, यानी 2 की घात 3 गुणे 9 को लिखेंगे 3 की घात 2, तो 8 9 72। मेरे भाई 108 को हम लोग क्या लिख सकते हैं और 300 को क्या लिख सकते हैं, सेम टू सेम बताना। बोलोगे भाई 108 को हम लिख सकते हैं कि 4 से अगर इंटू कराएंगे तो 54 आ जाएगा। तो अगर हम एक बार और 2 से दे दें, यानी 8 तो इसके अंदर मुझे दिख जाएगा, 108 के सॉरी अंदर नहीं, 8 नहीं दिखेगा, 4 दिख जाएगा। तो 4 का मतलब 2 की घात 2। ठीक है, अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड किया होगा तो 4 2 जा 8, फिर 7 जा, यानी 27 आ जाएगा। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो ये इसके फैक्टर हो गए। मैंने कहा 300 के फैक्टर करो, तो बोलोगे पहले तो इसमें 4 से डिवाइड चला जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू, मेरे भाई फिर में 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 75। 75 को सोचो आंख बंद करके क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 25। तो मैंने कहा 3 की पावर 1 इंटू 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई को, जल्दी से बताओ। हमें पता है अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं मेरे भाई तो हमें मैक्सिमम वाली पावर लेनी होती है। 2 की घात यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 3 वाली लेंगे, 2 की घात 3 इंटू, फिर मेरे भाई हमने कहा यहाँ 3 की पावर 3 आ रहा है तो ये 3 की पावर 3 ले लेंगे।
फिर मैंने कहा इनटू, यहाँ पे देखो 5 की पावर 2 आ रहा है सबसे ज़्यादा, तो 5 की पावर 2 ले लेंगे। लेकिन क्या ये कोई घन संख्या बनी? बोलोगे नहीं बन रही है। अगर नहीं बन रही है तो इसमें अपनी तरफ से 5 की पावर 1 से इनटू करा देंगे ताकि 5 की पावर भी 3 बन जाए। तो मेरे भाई ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। मेरे भाई बात समझ में आ गई। और इसका मतलब ये कितना हो गया, 2 की पावर मेरे भाई 3 का मतलब होता है 8, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27 और 5 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 125। अगर 8 का इंटू 125 से कराओगे तो आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा? 1000। और जब 27 का इंटू 1000 से कराओगे तो आ जाएगा 2700। ठीक है, तो 27,000 मेरा एकदम सही आंसर आ जाएगा। एक तरीका हो गया हम लोगों का ये मेहनत वाला, और दूसरा आपको एक मैंने जो स्मार्ट तरीका बताया वो ये था कि इसके अंदर हमें 8 मिल जाएगा मेरे भाई, और इसके अंदर हमें पता है कि 5 के फैक्टर तो मिलेंगे ही। तो यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ 8 मिल जाएगा, और जब हमें 5 और 8 दोनों मिल जाते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर 0 तो कन्फर्म बनने हैं। ठीक है ना? बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई, दोनों बातें समझ में आई अलग अलग जो मैंने आपको बताई। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो आप बोलोगे बढ़िया भैया समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट दोनों ही समझ में आ गए कि मैंने किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे भाई जल्दी से। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन लग रहा देखने में। क्या भैया इसे भी ऑप्शन से सॉल्व किया जा सकता है? क्या इसे भी ऑप्शन से सॉल्व किया जा सकता है? जल्दी से बताओ। आप बोलोगे भैया देखो हमें पता, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें पता है ब्रैकेट के बाद जो भी बचेगा वो इसी के साथ सॉल्व होगा, इन सब के साथ। मैंने कहा हमें पता है यहाँ 9 से ये कट जाएगा, 9 9 81, 9 से ये कट जाएगा 9 5 45, 5 से कट जाएगा 5 3 15, नीचे यहाँ 3 बच सकता है। और यहाँ पे मेरे भाई अगर हम देखें तो बोलोगे ये कट जाएगा मेरा, इसे जब हम उल्टा कर देंगे तो 15 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, 5 से कटेगा 5 3 15 और 16 लिखा, तो ये 8 दूनी 16 और 8 तिरका 24। और मेरे भाई लास्ट में ये प्रोडक्ट में लगा है, तो यानी ये वाली फॉर्म भी प्रोडक्ट में आएगी, तो इस वाले 3 से ये वाला 3 भी आकर ही में कट जाएगा। यानी नीचे भैया सिर्फ और सिर्फ 2 बचने के चांस लग रहे हैं, और इसके अंदर मेरे भाई हो सकता है कि 7 बच जाए, लेकिन 7 भी नहीं बचेगा क्योंकि 7 से 7 टाइम्स में ये कट जाएगा। यानी नीचे भैया या तो मेरा 6 का कोई फैक्टर यानी 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या 2 बचेगा। तो मैंने कहा नीचे 9 लिखा है, नहीं बच सकता। यहाँ नीचे 5 लिखा है, नहीं बच रहा। यहाँ नीचे 7 लिखा, नहीं बच रहा। यहाँ नीचे 2 लिखा है, इसके बचने के चांस है मेरे भाई। तो या तो नीचे 3 बच सकता है या तो 2 बच सकता है, क्योंकि नीचे 6 बच रहा है। ये बात आपको एक तो मैंने बता दी कि ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन मैं बताऊँगा, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। देखिए सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले रखा है, मैं आपको ऑप्शन सॉल्यूशन करके बता देता हूँ, परेशान मत हो। देखो आप लिखोगे भैया स्टार्टिंग में मैंने कहा ये लिखोगे 9/15, ये लिखोगे 45/81 इनटू, मैंने कहा इसे तो अंदर सॉल्व कर लो भाई, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, 16 में 14 चलेगा, तो ये कट पिट के कितना बचेगा मेरे भाई? 2/7। अब मैंने कहा अगर इसे काटोगे तो देखो 7 7 49, 7 बार में जाएगा, और 2 3 6 3 बार में जाएगा, मतलब अंदर से 7/3 आया, अंदर से आया 7/3 इनटू, मैंने कहा ये लिखा था 24/5, और आगे जो डिवाइड लगा था इसको इनटू में बदल देंगे तो उल्टा हो जाएगा 15/16। अब भैया बस काटना है, मैंने कहा काट दो। देखो 9 से कटा, 9 9 81, 9 बार में। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया समझ में आ गया। मैंने कहा इसके बाद देखो 5 से इसे काट दो तो 5 3 15, और 3 से इसे काट दो तो 3 एकम 3। समझ में आ गई बात? अच्छा भैया और क्या बच रहा है मेरे भाई? मैंने कहा देखो 9 से अगर इस 45 को काटो तो 9 पना 45, 5 से अगर इस 15 को काटो तो 5 3 15, 3 से अगर इस 24 को काटो तो 3 8 24, और 8 से अगर इस 16 को काटो तो 8 दूनी 16, तो ऊपर बचा सिर्फ 7 और नीचे बचा सिर्फ 2, तो आंसर मेरा आ गया 7/2। सो दैट्स इज़ माई आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया एक मेहनती तरीका और वो था एक स्मार्ट तरीका, आप दोनों ही कोई भी एक फॉलो कर सकते हो। आई होप आपको मज़ा आ गई होगी, क्लास में बेहतरीन तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे दोनों के दोनों। आगे कि नहीं आगे? आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो जरा दिस वन मेरे भाई जल्दी से कर दो। आपको दिया गया है कि सुधीर इज़ 4.5 टाइम्स द इफेक्टिव एफिशिएंट एज राघव। ठीक है, सुधीर जो है वो राघव से 4.5 गुना अधिक कार्यकुशल है। यानी एक सुधीर नाम का इंसान है, एक राघव नाम का इंसान है। सुधीर जो है वो राघव से 4.5 गुना अधिक कार्यकुशल है, मतलब इनकी इफ़िशियंसी हमें दे रखी कार्यकुशलता कि अगर ये 4.5 काम एक दिन में करता है तो ये मेरे भाई सिर्फ एक काम एक दिन में करता है।
यहाँ पॉइंट हटाओगे, यहाँ 0 बढ़ा दोगे, इसे काटोगे अगर 5 से तो 5 9 45, 5 दूनी 10। यानी अगर मेरे भाई सुधीर एक दिन में 9 काम करता है तो राघव जो है वो एक दिन में 2 काम करता है। इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई। बोल रहा है कि तो वे दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर देते हैं। मैंने कहा अगर सुधीर एक दिन में 9 काम करता है, राघव एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम करते हैं। ठीक है, तो ये 8 दिन में कितना काम कर देंगे? 88 काम। यानी ये टोटल वर्क निकल के आ गया 88, वो है मेरा टोटल वर्क, टोटल काम। फिर उसने पूछा कि अगर ये पूरा का पूरा काम आरव से कराया जाता, अकेले पूरा काम कराया जाए तो कितने दिन में करेगा? आरव है भाई, राघव नहीं है यार, आरव है ये। ठीक है, ए आर कर लो, ए आर, आरव है। तो मैंने कहा भाई एक बात बताओ, 88 काम को अगर आरव अकेले करेगा, कौन कर रहा है? आरव। आरव एक दिन में काम करता है 2, तो 88 काम करने में कितने दिन लेगा? बोलोगे 88/2 कर देंगे, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 44 दिन। यानी 44 डेज में जो आरव है वो पूरे काम को कर देगा। बात खत्म हो गई, सिंपल सी थी एकदम। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दोनों की इफिशियंसी लिखी, दोनों को सॉल्व किया, दोनों को जोड़ा तो दोनों की इफिशियंसी निकल आई। उसमें हमने अगर 8 से इंटू करा दिया, क्योंकि 8 डेज तक अगर रोज़ 11 काम करेंगे तो 8 दिन में 88 काम करते होंगे। काम उन्होंने बोला कि पूरा कर दिया, पूरा करने का मतलब है 88 ही पूरा काम था जो उनने कर दिया। यही 88 पूरा काम अगर केवल आरओ से करवाएंगे तो आरओ तो एक दिन में 2 ही करता है, तो 88 करने में 44 दिन ले लेगा। यहाँ तक की बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। आ गई ना मेरे भाई? आगे बढ़ जाए ना। चलो नेक्स्ट वन मेरे भाई जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन। दिस वन इज, देखो इसे तुम अपनी रियल लाइफ में फील करके समझो, ज़्यादा तुम्हें समझ में आएगा। एक निश्चित धनराशि है, तुम्हारे पास 1 रुपये है, कुछ भी रुपए है तुम्हारे पास, उसको तुमने लिया, तुम बैंक वाले के पास गए, तुमने बोला भैया कि ये हमारा X% पे तुम जमा कर लो। X%, तुम्हें भी नहीं पता है अभी कि कितने % पे हमने जमा किया है। जब तुम 7 साल बाद उसके पास पहुँचे, उसने तुमको पैसा कितना दिया? उसने तुमको पैसा दिया मेरे भाई 22,494 रुपये। ध्यान से सुनना, जब तुम 7 साल बाद पहुँचे, उस 7 साल बाद तुम्हें उसने पैसा कितना दिया? तुम्हें उसने दिया है 22,494 रुपये। इस बात को अपने दिमाग में रखना भी, सेव, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। फिर तुमने कहा कि यदि वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज की दर भैया X+4% होती, तुमने वहाँ खड़े होकर ये सोचा कि भैया इस वाली बैंक में तो हमें मिल रहा है रुपया X%, बगल वाली बैंक हमको रुपया दे रही है X+4%। जब हमने उसको जाके बताया कि भैया 7 साल बाद हमको इतना पैसा मिला है, तो उसने तुमको बताया कि अगर भैया मेरी बैंक में तुम पैसा जमा करते ना तो वही 7 साल में मैं तुमको इतना पैसा देता। यानी उस बैंक ने तुमको बताया कि अगर मेरे यहाँ 7 साल के लिए तुम पैसा जमा करते तो तुमको मिलता 25,917 रुपये। ये तुम्हें सेकंड बैंक ने बताया, ये तुम्हें पहली बैंक ने दिया। पहली बैंक तुम्हें केवल X% ब्याज दे रही थी, दूसरी बैंक तुम्हें X+4% का ब्याज दे रही थी। अब यहाँ तुम्हें एक चीज़ बिल्कुल तुम्हें एकदम क्लियर हो गई होगी कि इस वाली बैंक में हमें कितना रुपया ज़्यादा मिलता। देख लो, आप बोलोगे भैया 7 में से 4 गया 3 बचा, 11 में से 9 गया 2 बचा, 8 में से 4 गया 4 बचा, और 5 में से 2 गया 3 बचा। 3423 रुपये हमें ज़्यादा मिलते। इतनी बात दिमाग में आई? सच्ची बताना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, एकदम बात समझ में आ गई। लेकिन ये रुपए तुम्हें ज़्यादा मिलता क्यों? इस पे फोकस करो। तुम बोलोगे क्योंकि 7 साल भैया हम जमा करते और हर साल हमको, देखो X तो यहाँ भी मिल रहा था, X यहाँ भी मिल रहा था, हमें यहाँ ज़्यादा मिल रहा है 4%। 7 साल तक अगर हमें 4% ज़्यादा मिलेगा तो 7 चौके 28% हमको मिलता रुपया, 28%। ध्यान से सुनो, 28% रुपये हमको ज़्यादा मिलता। अभी तुम ये ना बोलना कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, भैया कभी नहीं आएगा। फिर सुनो ध्यान से, मैंने कहा 28% तुम्हें रुपए ज़्यादा मिलता, 3423 रुपये तुम्हें ज़्यादा मिलते। तो ये दोनों बातें बराबर हुई कि नहीं? परसेंट में देखो तो 28% ज़्यादा मिलता, रुपए में देखो तो 3423 रुपये ज़्यादा मिलता। ये दोनों बात बराबर है। तुमसे पूछा है कि धनराशि जो निवेश की थी वो कितनी है। हमने कहा हमेशा हम 100% ही अपना जमा करते हैं। हम लोग जो भी जमा करते हैं प्रिंसिपल वो हमेशा 100% होता है। यानी हमें 100% की वैल्यू बतानी है, 28% की वैल्यू दी गई है। इसको करने का तरीका देखना, मैंने कहा इसे 7 से काटो, 7 से, तो ये आ जाएगा 7 चौक 28, 4%। और ये मेरे भाई कितना आ जाएगा? जल्दी से बोल दो। आप बोलोगे भैया ये आ जाएगा 7 से इसको काटेंगे तो 7 चौके 28, 7 पन्ना ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौके 28 बार देंगे। ठीक है, अगर हमने इससे 28 हटा दिया तो यहाँ पे मेरे भाई कितना बच जाएगा? आप बोलोगे जो है 8 से 14, 62 बच जाएगा।
ठीक है। तो हमने कहा अब इसको हमने किससे काटा है, 7 से, तो 7/56, 62 था मेरे भाई, 62 में से मैंने 56 अलग कर दिया, 6 बचा, 6 इसके साथ आ गया, 63 हो गया, 7 और 7 9 63, 7 से हमने इसको भी काट दिया, 7 से इसको भी काट दिया, 4% की वैल्यू आ गई 489 रुपये। कोई दिक्कत, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा 4% नहीं, हमें तो बताओ 100% की वैल्यू। ध्यान से सुनो, बोला 4% नहीं भैया, हमें तो बताओ 100% की वैल्यू, क्योंकि हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है। ये देखो निवेश की गई राशि। आप बोलोगे भैया 4% को 100 बनाने के लिए 25 से गुणा कराना पड़ता है, 25 से। तो इसे इक्वल करने के लिए अगर इधर 25 से गुणा कराया तो इधर भी 25 से गुणा कराना पड़ेगा। करा दो मेरे भाई, इधर भी 25 से गुणा, आंसर आ जाएगा 25 9 225 होता है, 5 हाथ से लगाया 22। फिर मैंने कहा मेरे भाई 25 8 200, 200 और 22, 222, फिर से 2 लिखा, हासिल लगाया 22। फिर बोले भाई 25 चौके 100, 100 और 22 122, तो यहाँ लिख दिया 122। आंसर आ जाएगा आपका 12,225 रुपये, 12,225 रुपये। ऑप्शन नंबर बी एकदम प्यारा सा मेरे भाई हो गया आंसर इसका। अगर मैं ये सवाल आपको ज़्यादा शॉर्ट में बताता तो कैसे बताता, अगर आप जानना चाहते हैं तो देख लीजिए मेरे भाई, मैं आपको डायरेक्ट यहीं पे सॉल्यूशन करवा देता हूँ। मैं बिल्कुल ये सब चीज़ें लिखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये क्लास आपको समझाना चाहता हूँ पूरी की पूरी, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था, ठीक है। वरना मैं आपको इसी में समझा देता डाटा, देखना कैसे। अब मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि कैसे बताता। मैं आपसे कहता भैया कि यहाँ पे 2517 रुपये आपको मिला, 25,917, यहाँ 22,494 था, आपको कितना रुपया ज़्यादा मिला? आप बोलते मेरे भाई यहाँ पे हमको पैसा ज़्यादा मिल रहा, 3423 रुपये, 3423 रुपये। मैंने कहा ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? आप बोलोगे 7 में 4% एक्स्ट्रा मिल रहा है, 7 साल, तो 7 चौक 28% की वैल्यू हो गई, 28% की वैल्यू। तो मैं आपसे पूछता फिर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, 3423 बटे 28 गुणे 100। कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा इसको 4 से काट दो तो ये 25 आ गया, 4 7 28, इसको 7 से काट दो तो कितना आया था? बोलोगे 7 चौक 28, 7 8 56, 7 9 63, 25 से इसमें गुणा करा दो तो आ जाता 12,225, ये रुपए हो जाता, ठीक है। तो एक तरीका ये था, लेकिन मैंने आपको एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट एक चीज़ के बारे में डिटेल्ड सिर्फ इसलिए बताया है ताकि आप ये ना बोलो कि भैया ऊपर से निकल गया, ठीक है। शॉर्ट किया जा सकता है, किया नहीं है बात अलग है। चलो ये क्वेश्चन भाई मैं बिल्कुल इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा आपको समझ में आए, हर चीज़ मैं डिटेल्ड नहीं करूँगा, देखना ध्यान से। इसे करना है, आपका दिमाग इतना तो काम करता है भैया कि अगर 9800 रुपये की धनराशि 10% मैंने वार्षिक ब्याज की दर पे 1 वर्ष के लिए जमा की, 1 साल के लिए, लेकिन जिस पर ब्याज की गणना जो है वो अर्धवार्षिक रूप से की जाएगी। वार्षिक और अर्धवार्षिक, ध्यान से सुनो। वार्षिक का मतलब क्या हुआ? वार्षिक का मतलब होता है सालाना। क्या होती है? सालाना, यानी 1 साल में। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है? छमाही, यानी 1 साल में 2 आधी आधी साल होते हैं जिनको हम छमाही बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि आधे साल की बात हो रही है, आधे साल की। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ चलेगी, अगर भैया यहाँ पे हमको साल भर में कोई आदमी 10% रुपया दे रहा है तो आधे साल में वो हमको 5% रुपया देगा कि नहीं देगा? इतना दिमाग तो है तुम्हारे पास। साल में अगर हमको कोई चीज़ एक बार मिल रही थी अब 10% पे, तो अब छमाही में हमको वही चीज़ 2 बार मिलेगी 5-5% करके, हाँ या ना? तो बस अगर तुम इतनी चीज़ समझ गए मेरे भाई तो पूरा क्वेश्चन समझ गए। देखना ध्यान से, आपको उसने यहाँ पे बोल रखा है कि एक आदमी है जो कि 9800 रुपये को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि आधार पर देता है। अंत में देय ब्याज कितना होगा? आखिरी में हमें ब्याज बताना है, और ब्याज चक्रवृद्धि है। चक्रवृद्धि का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी अगर हमें 5% मेरे भाई मिल रहा है तो 5% पहली बार मिलेगा, 5% दूसरे साल मिलेगा, एक ही साल में 2 छमाही में। लेकिन जब हम चक्रवृद्धि निकालते हैं तो हमें पता है इसका सक्सेसिव काम करेगा, 5 गुणे 5 बटे 100, यानी ब्याज पर भी तो ब्याज लगेगा, इस 5 का भी तो 5% मिलेगा। तो बोलोगे भैया 5 5 10, उसके बाद ये हो जाएगा 25/100, यानी 25/100 का मतलब होता है 0.25, और ये 5 और 5 10, तो ये टोटल मेरे भाई कितना आ गया? 10.25, कितना आ गया?
0.25% मेरे भाई हमें ब्याज मिलेगा। तो बस 9800 रुपये का 10.25% मेरे भाई निकाल दो, तुम्हारा आंसर हो गया। तुम्हें नहीं करना है इससे ज़्यादा कुछ। बच्चे बैठ के यहाँ पे ये कर रहे हैं। 9800 लिखेंगे, इनटू मेरे भाई 10.25 लिखेंगे, और अब लगे इनकी गुणा करने। बिल्कुल मत करना, सुनना ध्यान से। क्यों? आप बोलोगे जहाँ हमें 9 दिखता है वहाँ हम काट देते हैं क्योंकि हम डिजिटल सम लगाएंगे। यहाँ पे हमें दिखेगा 9 और 8 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 17। 17 में 1 और 7 को जोड़ोगे तब भी 8 आएगा। सिंपल सी बात है, जहाँ 9 दिखे उसको काट दिया करो। ये 8 हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा, 8 इंटू यहाँ पे हमें कितना दिख रहा है मेरे भाई? बोलोगे 5, 5 और 2 मेरे भाई 7, 7 और 1 8। यहाँ पे भी हमें 8 दिख रहा, इनको भी हटाओ, ये भी 8 है। 8 का गुणा 8 से कराओगे कितना आएगा? 8 8 64। 64 का मतलब होता है 6 और 4 10। 10 का मतलब होता है 1 और 0 1। ये होता है डिजिटल सम, जिनको लास्ट में जोड़ के सिंगल डिजिट करना होता है। सबको जोड़ते चले जाओ, एक डिजिट ले आओ। तो जिसका उत्तर 1 आ रहा होगा जोड़ने पे वही उत्तर सही होगा। मैंने कहा देखो जरा, ये हो गया 5 3 और 1 9 हो गया, ये तो नहीं हो सकता। मैंने कहा 6 5 11 यानी 11 का और 1 12। 12 का मतलब हो गया 1 और 2 3, ये भी नहीं हो सकता। इसका 3 आ रहा है, इसका 9 आ रहा है। मैंने कहा ये हो गया तुम्हारा 5। देखो 9 जहाँ दिखे उसको तो काट ही दो। 9 9 और इसके बाद 8 17 होता, 17 में जोड़ने पे 8 आता। मैंने कहा 9 अगर काट दो तब भी देखो 8 ही आएगा, ये 8। मैंने कहा ये भी नहीं हो सकता। मैंने कहा ये कितना लिखा है? बोलोगे 5 और 4 9 और 1 10। 10 का मतलब 1 और 0, और 1 और 0 को जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। यानी ये वाला ऑप्शन सिर्फ हो सकता है। तो ये तरीका यहाँ लगाना है। यहाँ पे आपको DS टैबलेट खानी है, मतलब डिजिटल सम का प्रयोग करना है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो, समझ में आया कि नहीं? चाहो तो आप कैलकुलेशन करा सकते हो, अगर आपके पास इतना पैसेंस है और आपके पास इतना दिमाग है। मैं तो साफ बोलता हूँ, दिमाग है मेन चीज़ है, दिमाग होना। मेरे पास तो नहीं है भाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? आप बोलोगे भैया परसेंटेज वाली दिक्कत हो सकती है, परेशान मत हो यार। देखो जब डिजिटल सम लगाते हैं तो परसेंटेज का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब बटे में 0 आएगा, 100 आएगा। 100 का मतलब अपॉन में 1, कोई फ़र्क नहीं उससे पड़ेगा। ठीक है ना? आगे बढ़ जाएं, अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़ के चलते हैं। क्वेश्चन को भी दौड़ के पढ़ते हैं मेरे भाई। चलो क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लो। आपसे बोला गया कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 4 mm मोटाई का एक तार बनाना है। अगर किसी तार की मोटाई 4 mm है तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? मोटाई का मतलब डायमीटर यहाँ में दे रखा है, तो हमने बोला मेरे भाई 2 से कर दो आधी, यानी 2 mm हमें उसकी दे रखी है। 2 mm मेरे भाई उसकी जो है रेडियस हो जाएगी, रेडियस। तार कैसा होता है? तार कैसा होता है? आप बोलोगे तार भैया कुछ इस तरीके का होता है, इसके अंदर तार पड़ा होता है। तो बोलोगे ये मेरे भाई होता है एक सिलेंडर। क्या होता है? एक सिलेंडर। ये हमें क्या दे रखा है? ठोस गोला, यानी ये हमें दे रखा है स्फेयर। किसी को पिघला के कुछ बनाया जाए तो तुम्हें पता है कि दोनों का वॉल्यूम हमेशा सेम होता है, और हमें आंसर बताना है मीटर में। सबसे प्यारी बात है कि आंसर मीटर में बताना है। तो हमें पता है कि सरल इसको कैसे कर सकते हो, दोनों के हम लोग इक्वल मान रख देंगे, दोनों के वॉल्यूम को एक दूसरे के सामने रख देंगे, सॉल्व वो खुद पे खुद हो जाएगा। मैंने कहा पहले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बोलोगे स्फेयर का वॉल्यूम अगर हम लोग देखें, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³ और इज इक्वल टू, बोलोगे भैया इसका जो है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r²h। इसको हम कैपिटल R मान लेते हैं क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग दे रखी हैं, ये स्मॉल r ये कैपिटल R। लेकिन भैया पाई तो दोनों में है, पाई से पाई कट जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो कटेगा ही कटेगा। फिर मैंने कहा और कुछ कटेगा क्या? बोलोगे वैल्यू रखो, देखो शायद कट जाए। हमने कहा ये हो गया 4/3, ध्यान से सुनना, इंटू r³ r³ की जगह हम कितना लिखेंगे? हमें दे रखा है ठोस गोले का आयतन 3 सेंटीमीटर। बोलोगे भैया 3 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे बटे 100 लिख देंगे और इसकी पावर 3 कर देंगे, पावर 3 इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पे r²h। मैंने कहा r² की जगह देखो, r की जगह 2 दे रखा है, यहाँ पे mm में दे रखा है। mm को भी हमें मीटर में लाना है क्योंकि हमें आंसर मीटर में पूछा गया है। mm को मीटर में लाओगे 1000 से इंटू डिवाइड कर दोगे और इसकी पावर 2 लगा देंगे, और इंटू हाइट हमें पता नहीं तो h लिख देंगे, क्योंकि हमसे यही पूछा है कि तार की लंबाई कितनी होगी या तार की ऊंचाई कितनी होगी।
सरल है, सॉल्व करो आंसर आ गया। मैंने कहा देखो यहाँ कितना हो जाएगा, ये बोलोगे ये हो जाएगा 4/3। 3 का क्यूब मेरे भाई 27 बटे 100 का क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 100 की पावर 3। मैं इसे ओपन नहीं कर रहा हूँ वरना 6 बार 0 लिखोगे यार भाई, थक जाओगे लिखते लिखते। ऊपर मैंने 2 की पावर 2 को लिख दिया 4 बटे नीचे 1000 की पावर 2 लिख दिया और इनटू मेरे भाई h लिख दिया। अब जो लोग ये बात समझ रहे हैं देखो उन्हें पता होगा कि ये आपस में कट जाएंगे। पता क्यों? मैंने कहा अगर 1000 की पावर 2 लिखोगे तो 6 जीरो आएंगे और अगर 100 की पावर 3 लिखोगे तब भी नीचे 6 जीरो आ जाएंगे। ये 6 जीरो वाले से 6 जीरो वाला कट जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका मेरे भाई कि नीचे मेरा 10 लाख बनेगा, दोनों कट जाएंगे दोनों साइड। फिर मैंने कहा यहाँ 4 से इसको 4 को काट दिया मेरे भाई और मैंने कहा अगर इस 3 से इसको काटोगे तो 3 नमा 27 9 बार में चला जाएगा। तो यहाँ से h मेरा कितना आ जाएगा? बोलोगे h आ जाएगी 9 मीटर। यानी तार की जो लंबाई होगी या तार की जो ऊंचाई होगी, तार जितना लंबा होगा मेरे भाई वो लंबाई होगी 9 मीटर। ऑप्शन नंबर सी एकदम प्यारा सा उत्तर हो गया मेरा। मैंने बिल्कुल डिटेल्ड बताया, जिससे ज़्यादा डिटेल्ड नहीं बता पाऊँगा। मैंने एक एक चीज़ समझाई है कि किसी चीज़ को यहाँ पे लिख लो ऐसे नोट बना के कि किसी चीज़ को अगर पिघला करके कोई चीज़ बनाई जाती है, पिघला कर अगर हम कुछ बनाते हैं, अगर किसी को पिघला के हम कुछ बनाते हैं तो उनका वॉल्यूम हमेशा सेम होता है। वॉल्यूम हमेशा ही मेरे भाई क्या होता है? आप बोलोगे वॉल्यूम हमेशा जो है वो सेम होता है। तो इस बात को मेरे भाई ध्यान रखिएगा, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमको दे रखा है कि 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले द्रव को 2 लीटर है जिसकी मात्रा, और इसको हम एक 2:3 अनुपात वाले दूध और पानी के एक अन्य मिश्रण के जो कि 3 लीटर है, इसको मिलाते हैं और नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है क्या है। आपको याद होगा कल वाली क्लास का पहला क्वेश्चन सेम टाइप का था, सेम टाइप का। वहाँ पे दोनों 90-90 लीटर थे, यहाँ पे 90-90 लीटर नहीं है। हमें पता है कि अगर मैं मिल्क और वाटर वाले 2 रेशियोज़ को आपस में मिलाऊंगा मिक्सचर्स को, तो ये 3 और 2 बना रहा है और ये 2 और 3 रेशियो बना रहा है। लेकिन भाई अगर तुम इनको टोटल देखो तो ये भी 3 और 2 5 यूनिट बना रहा है, ये भी 3 और 2 5 यूनिट बना रहा, ये तो सेम यूनिट मिल रही हैं आपस में। लेकिन उसने क्या बोला? उसने बोला कि पहला वाला 2 लीटर होना चाहिए, दूसरा वाला 3 लीटर होना चाहिए, ये होना चाहिए रेशियो। मैंने कहा पहला वाला वो चाहता है कि 2 लीटर हो, दूसरा वाला चाहता है वो 3 लीटर हो। तो मैंने कहा बस भाई गुणा करा दो, 2 का गुणा ऊपर कराओगे तो ये हो जाएगा 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, ठीक है ना। इसमें मेरे भाई नीचे 3 से गुणा कराया तो इसमें 3 का गुणा और इसमें भी 3 का गुणा, हाँ या ना। आप बोलोगे ये हो जाएगा 3 दूनी 6। मैं देखो यहाँ पे इसको बिगाड़ता जाऊँगा, लिखता जाऊँगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, हाँ या ना। बोलोगे भैया ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 3 तिरका 9 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया। मैंने कहा इनको जोड़ दो, दोनों को मिलाया गया तो ये 6 और 6 12 लीटर मिल्क हो गया, और ये 4 और 9 मेरे भाई 13 यूनिट जो है वाटर हो गया। तो यानी 12:13 के रेशियो में मिल्क और वाटर होगा उस मिक्सचर में जो लास्ट में आएगा। तो आंसर नंबर मेरे भाई 20 का एकदम बेहतरीन तरीके से मुझे दिखाई पड़ रहा है, एकदम सही सा। अब आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ 2 का और 3 का गुणा क्यों कराया? भाई ये भी सेम था, ये भी सेम था। अगर वो मुझसे बोलता कि 2 लीटर पहले वाले मिक्सचर में 2 लीटर दूसरा वाला मिक्सचर मिला दिया, तो मतलब दोनों का रेशियो 1-1 का होगा, मतलब कोई भी चेंज नहीं, दोनों सेम क्वांटिटी के थे। लेकिन यहाँ वाला बोल रहा वो 2 लीटर है, यहाँ वाला 3 लीटर है। तो 2 और 3 के हिसाब से करने के लिए हमें रेशियो 2 और 3 में बनाना पड़ेगा। तो ऊपर 2 से इंटू किया, नीचे 3 से इंटू कर दिया मेरे भाई, पूरा फाइनल हमने निकाल लिया। आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी, किसी तरीके को मेरे किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? एक और क्वेश्चन मेरे भाई है, शायद ये लास्ट होगा, 1 मिनट रुकना। हाँ ये मेरे भाई, हाँ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। आपसे बोला द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज दिस एंड इट्स लेंथ जो दे रखी है वो 27 मीटर दे रखी है। व्हेन व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल? बड़ा प्यारा सवाल है। हमें पता है कि किसी रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है मेरे भाई। ये होता है एरिया जो कि हमको दे रखा है 5453.6 मीटर स्क्वायर, ओके। आप बोलोगे भैया एल की जगह अगर हम हटा करके, एल को तो हमें दे रखा है ना कि कितना है, एल तो उसने हमसे बोला कि 27 है,
तो ये क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा लिखा तो यार। फिर बोलोगे भैया यहाँ से अगर b की वैल्यू हम निकालें तो बोलोगे भैया 27 से ये कट जाएगा। मैंने कहा काटो, कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे भैया 27 बन जा 27, 27 टू जा 54, ये 45 है, हमें 54 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। आप बोलोगे पहले तो भैया हम 1 टाइम्स दे देंगे, यानी 27 बन जा 27। यहाँ तक की बात समझ में आ गई मेरे भाई। अगर 127 चला गया तो बोलोगे यहाँ कितना बचेगा? 45 से 27 माइनस कर दिया तो कितना बचा? आप बोलोगे 8 और 1, 18 बच जाएगा ना, 18 बच जाएगा। फिर मैंने कहा 18 के आगे हम उतारा किसका ले लेंगे? आप बोलोगे 18 के आगे हम उतारा ले लेंगे इस 3 का। मैंने कहा अगर 18 के आगे इस 3 का उतारा ले लिया मेरे भाई तो कितना हो गया? 183। 27 का टेबल पढ़ो कि 183 से ज़्यादा बार नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा 2 9 18, 9 टाइम्स में मेरे भाई 18 और 7 ज़्यादा हो जाएगा। 8 बार देख देखो, 8 बार में भी मेरे भाई 8 7 56 ज़्यादा हो जाएगा। फिर मैंने कहा कितनी बार दिया जाए? 6 बार अगर देखे देखो, 6 दूनी 12, 6 7 42, 6 टाइम्स देखे देखो, 6 टाइम्स मेरे भाई, 6 टाइम्स। आप बोलोगे अगर 6 टाइम्स देंगे मेरे भाई तो बोलोगे 27 गुणे 6 तो कितना आ जाएगा? बोलोगे 6 7 42, 4, 6 दूनी 12 और ये मेरे भाई 16, 162 आ गया, 162 मेरे भाई। यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 2 और मैंने कहा यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका उतारा ले लिया 6 का, 216 आ गया, 216 आ गया मेरे भाई। मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया मेरे भैया और मैंने फिर से इसका डिवाइड देना स्टार्ट किया। मैंने कहा 27 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? मैंने कहा 27 मतलब क्या होता है? 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3, जबकि 60 मेरे भाई 16 जो होता है 216 ये होता है 6 की पावर 3, 216। तो हमें ये पता चल गया कि अगर हम इसमें इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 से 3 की पावर 3 चला गया, यानी 2 की पावर 3 8 टाइम्स चला जाएगा। ये 8 टाइम्स जब आप इंटू कराओगे इसका 27 इंटू 8 कराओगे तो आपका 216 आ जाएगा। ये सोचने का तरीका है मेरा थोड़ा अलग है, आपका डायरेक्ट तरीका हो सकता है। ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलोगे ठीक भाई, ये यहाँ तक तो बात मुझे समझ में आ गई, पूरी यहाँ तक की बात मुझे समझ में आ गई। यानी हमें ये पता चल गया कि मेरी जो बी आएगी वो आ जाएगी 16.8 मीटर। मेरे पास एल है, मेरे पास बी है, पेरीमीटर मुझे चाहिए। पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है रेक्टेंगल का 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। एल की जगह लिख दोगे 27, बी की जगह लिख दोगे 16.8। तो मेरे भाई से सॉल्व कर लो। आप बोलोगे 2 इंटू ये कितना हो जाएगा? 27 और 16 ये हो जाएगा आपका 43.8 हो गया। कोई दिक्कत मेरे भाई? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। 43 टूजा होता है 86 और 8 टूजा होता है 16। 16 का मतलब हो जाएगा 1.6 और 43 का मतलब हो जाएगा 86। दोनों को जोड़ दोगे तो ये आंसर आ जाएगा 87.6। 87.6 मीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला है। ठीक है, ये दे रखा है। तो आई होप मेरे भाई आपको पूरी की पूरी क्लास देखने में बड़ी ज़्यादा मज़ा आई होगी, और अगर मज़ा आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना, और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हम लोगों की जो हैशटैग चल रही है, याद रखिएगा कि इसका आपको जैसे कभी सर्च करना तो आपको डालना है टॉप 10 बाई अमन भैया। ठीक है, जब आप ये डालोगे तो आपको मेरे भाई ये मिल जाएगी सीरीज़। ठीक है, टॉप 10 भाई अमन भैया अगर आप डालते हो तो यहाँ पे आपको हम लोगों की सीरीज मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत किसी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम? तो आई होप आपको मज़ा आई होगी। अगर मज़ा आई तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल सेम टाइम पे आना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।